सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं। सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस खूबसूरत लाइन के साथ करेंगे आज के दिन की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज है 4 फरवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, हम विस्तार से जानेंगे। जितने भी लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये करंट अफेयर का जो डेली सेशन होता है सुबह 6 बजे, ये करंट अफेयर का सेशन आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर को कवर करने के साथ साथ उससे जुड़ी हुई सारी स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। तो ये 20 से 22 मिनट का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहले तो जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, एक एक बार वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ। डेली किसी एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप वीडियो को शेयर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। और एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें। शुरू करते हैं आज की पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ और देखेंगे आज की पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। तो पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। तो ध्यान से एक एक न्यूज़ को आप पढ़ते जाइएगा और अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। मॉर्गन स्टैनले ने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड नामित किया है। तो मॉर्गन स्टैनले, मैं आपको बता दूं, मॉर्गन स्टैनले जो है ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड नॉमिनेट किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। बात करें 2007 से बैंक के साथ रहने वाले कोहली साहब लंदन से मुंबई स्थानांतरित होंगे, जहां उन्होंने मॉर्गन स्टैनले की पोस्ट ब्रेग्जिट रणनीति का नेतृत्व किया और क्षेत्र के बाजारों में विकास रणनीतियों को लागू किया। ठीक है। बैंक ने कमल यादव और सचिन वागले को 2021 में देश में निवेश बैंकिंग के सह प्रमुख के रूप में चुना था। तो आज की पहली न्यूज़ बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक फाइनेंशियल न्यूज़ ये आई हुई है। तो याद रखिए आप लोग, मॉर्गन स्टैनले से न्यूज़ है कि भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड नामित किया है मॉर्गन स्टैनले ने। तो उम्मीद करता हूँ आप न्यूज़ क्लियर कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में थीम देश होगा, ऐसी घोषणा कर दी गई है। ठीक है। तो 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत को फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। देश में स्पेन के राजदूत जोस मारियो रिडाओ ने ऐसी घोषणा करी है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित होने वाले 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्पेन थीम देश है। 1933 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर मैड्रिड के बुएन रेटिरो पार्क में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो पहली बार 1933 में आयोजित हुआ था। ठीक है गाइस। तो याद रखिए, भारत 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में थीम देश के रूप में जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत ने कांगो को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया है। तो भारत ने फरवरी के अंदर कांगो गणराज्य को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल किया है। कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्ज बेल ने भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें अगर, तो आईएसए एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण की लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना है। उम्मीद करता हूं आपको न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक बड़े संगठन की बात आई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैं आपको बता दूं, विश्व के जो भी बड़े बड़े संगठन हैं उसमें से पहला ऐसा संगठन है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर भारत में पड़ता है। कहाँ पर? तो गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। अब मैं आपसे कुछ हेडक्वार्टर अगर आपको पूछूं या बताऊं, तो क्या आप जानते हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? कमेंट कॉलम में आंसर करते जाइए, मैं देखता जा रहा हूँ। इसके अलावा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है?
इसके अलावा ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिए WTO, WHO और ILO, इन तीनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है गाइस, तो क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं ये लंदन में पड़ता है। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका हेडक्वार्टर बताइए। इसके अलावा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में इन सारे संगठनों के हेडक्वार्टर जरूर बताइए। और मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहां मैंने एक एक संगठन के हेडक्वार्टर को डिस्कस किया है। जिसने भी नहीं देखा है जाकर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख कर आइए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ेंगे अब हम लोग अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है, इक्वाटोरियल गिनी ने किया है मैनुअल रोका बोटी को पहली महिला PM के रूप में नियुक्त। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इक्वाटोरियल गिनी ने मैनुअल रोका बोटे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला भी बनी है। 1979 से देश पर शासन करने वाले राष्ट्रपति थियोदोरो ओबियांग इंगुएमा मबासोगो ने नियुक्ति की घोषणा करी है। तो नई नियुक्ति हुई है पहली महिला PM के रूप में। आज नेटवर्क में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, कभी स्लाइड उल्टी हो जा रही है तो कभी स्लाइड अपने आप बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो आप इस चीज़ को मैटर ना करिएगा कि सर आज बार बार स्लाइड उल्टी हो जा रही है या बार बार स्लाइड अपने आप बढ़ रही है, सब नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं है, बढ़ते हम लोग न्यूज़ को फिर से देखते हैं। इक्वाटोरियल गिनी ने किया है मैनुअल रोका बोटी को पहली महिला PM के रूप में नियुक्त, और इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी है। वह शिक्षा मंत्री थी और 2020 में सरकार में शामिल हुई। उन्होंने फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा अश्यू, जो 2016 से इस पद पर थे, उनकी जगह ली है। तो याद रखिएगा, इक्वाटोरियल गिनी ने मैनुअल रोका बोटी को पहली PM के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए कमेंट कॉलम में ये बता दीजिए, इक्वाटोरियल गिनी किस एक महाद्वीप में पड़ता है और इक्वाटोरियल गिनी के वर्तमान में कौन है प्रमुख। ठीक है गाइस, और यहाँ की करेंसी क्या है ये भी बताइए आप। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अमन सहरावत से, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने जीता है कांस्य पदक। तो भारत के अंडर-23 विश्व चैंपियन अमर सहरावत ने क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन 2023 रैंकिंग सीरीज में पुरुषों के 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 2023 में कुश्ती प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक जीतने के लिए अमेरिका के जेन रे रोड्स रिचर्ड को हराया है 10-4 से। फाइनल में जापान के युतो निशुची को 2-0 से हराकर अजरबैजान के अली अब्बास रजादे ने स्वर्ण पदक जीता है। तो अली अब्बास रजादे ने स्वर्ण पदक जीता है और अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा, स्लाइड फिर से बढ़ गई और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो गया। चलिए फिर से मैं बैक जाता हूँ। ठीक है गाइस, आज दिक्कतें कुछ ज़्यादा आ रही हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो क्या आपको न्यूज़ क्लियर हो गई है? जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, साई संजय ने जीती इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023। तो फरवरी 2023 में MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में साई संजय ने MRF फार्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता है। उन्होंने 2015 में अपने मोटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की और 2018 में रोटैक्स सीनियर मैक्स UAE वाइस चैंपियन बने। तो इनका नाम याद रखिए, साई संजय ने जीती है इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023। ठीक है गाइस, अन्य चैंपियनशिप वर्गों में बात करें तो विश्वास विजयराज ने LGB F1300 राष्ट्रीय खिताब जीता और वयोवृद्ध अर्जुन बालू ने ITC का ताज, जो उनका 11वां राष्ट्रीय खिताब है।
ठीक है गाइस, तो ये सारी न्यूज़ आप अच्छे से क्लियर कर लेना। आपके एग्जाम के लिए एक एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं वही न्यूज़ लेकर आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। बेवजह की न्यूज़ को पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक दिन में जाने कितनी ही न्यूज़ आती है, लेकिन न्यूज़ इम्पॉर्टेंट वो होती है जो हमारे एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एक और इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है। केरल ने जीती है पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023। तो केरल ने डुमास बीच सूरत में आयोजित पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जीती है। केरल के गोलकीपर संतोष काश्मीर को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए कि केरल ने जीती है पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 और बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार किसे मिला है, तो केरल के संतोष काश्मीर को। ठीक है गाइस, बात करें तो राजस्थान के अमित गोदारा 27 गोल के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार केरल के सिंजू एस को दिया गया। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए। बढ़ते हैं और फिलहाल केरल के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि आखिर केरल के बारे में क्या है खास। केरल की बात करें तो इसकी लगभग 600 किलोमीटर अरब सागर तटरेखा है। जनसंख्या की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद किया गया था। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। राष्ट्र पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। क्या आपको याद है, राजधानी से कुछ याद आ रहा है आपको? आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हो गई हैं प्रेजेंट टाइम में। मैंने आपके बीच 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था। कुर्नूल, विशाखापत्तनम और अमरावती वर्तमान में 3 राजधानियां हैं। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए कि कुर्नूल, विशाखापत्तनम और अमरावती ये कौन कौन प्रकार की राजधानी है, यानी क्या क्या नाम है इन राजधानियों का। ठीक है, यानी कौन कार्यकारी है, कौन विधायी है, कौन न्यायिक है। कमेंट कॉलम में आंसर जरूर करना। मैं आपके एक एक कमेंट को देखता हूं, और जितने भी लोग वीडियो को केवल देखते हैं, वीडियो के बाद आंसर नहीं करते हैं क्वेश्चंस के, इसका मतलब यह है कि वो केवल वीडियो को देखते हैं, वो आंसर करने से मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिया करें, क्योंकि जब आप आंसर देते हैं तो आप खुद पाते हैं कि आंसर देने से ज़्यादा आपको भी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कॉलम में आंसर दिया करें। ठीक है, लाइव चैट के बाद भी कमेंट कॉलम में आंसर दिया करें। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारतीय अमेरिकी अमी बेरा हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में नियुक्त करी गई हैं। तो भारतीय अमेरिकी डॉक्टर हैं अमी बेरा को खुफिया मामलों को देखने वाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी और हाउस साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी में भी काम करते हैं। 117वीं कांग्रेस के दौरान उन्होंने एशिया प्रशांत, मध्य एशिया और अप्रसार पर हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स उप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो नाम याद रखिएगा, भारतीय अमेरिकी अमी बेरा हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में नियुक्त करे गए हैं। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति भी हैं। क्या नाम है? कमला हैरिस। बात करें अमेरिका में, तो इस समय कौन है राष्ट्रपति? जो बाइडेन। अब आपका एक काम है, ये बताइए जो बाइडेन किस नंबर के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस किस नंबर की उपराष्ट्रपति है, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। तो क्या आपको ये पता है हमारे देश की जो राष्ट्रपति महामहिम है द्रौपदी मुर्मू, ये किस एक नंबर की हैं? इसके अलावा हमारे देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये पहले किस एक राज्य के राज्यपाल थे? ये कमेंट कॉलम में आप बताइए। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बताइए वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के पद पर कौन काबिज है? कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर करिए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है लाओस देश से। क्या है न्यूज़? आइए ध्यान से पढ़ते हैं इस पूरी न्यूज़ को। प्रशांत अग्रवाल लाओस के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त करे गए हैं। तो प्रशांत अग्रवाल को लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह नमीबिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे। अच्छा, नमीबिया देश आया है तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है? मैं आपको बता दूं, मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने नमीबिया देश से कितने चीते भारत बुलाए थे? कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि नमीबिया से कितने चीते भारत लाए गए थे।
नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर। तो अब ये फिलहाल न्यूज़ याद रखिए कि प्रशांत अग्रवाल लाओस के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त करे गए हैं और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त करे जाएंगे। 1998 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। पेरिस, पोर्ट लुइस और बैंकॉक में भारत के मिशनों में इन्होंने कार्य किया हुआ है। आईएफएस अधिकारी एम सुब्बा रायडू को नमीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोनों फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत अग्रवाल लाओस में बनाए गए और चूंकि ये नमीबिया से रिटायर होकर आए हैं तो नमीबिया में कौन बनाए गए? एम सुब्बा रायडू। ठीक है गाइस, नमीबिया की कैपिटल क्या है आप जानते हैं क्या? कमेंट कॉलम में बताइए। आइए कुछ लाओस देश के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है ये। 1953 में सिसवांग के अधीन एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में स्वतंत्र हुआ था। 1975 में वियतनाम युद्ध समाप्त होने के बाद कम्युनिस्ट पाथेट लाओ सत्ता में है। राजधानी वियंतियाने है। मुद्रा लाओशियन किप है और जनसंख्या बहुत ही कम है, लगभग 75 लाख के आसपास। राष्ट्रभाषा है लाओ। प्रधानमंत्री हैं सोनेक्षे सिम्फांडोन। महासचिव और राष्ट्रपति एक ही होते हैं यहाँ पर, थोंगलोन सिसोलित। उम्मीद करता हूँ सारी न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से। क्या है न्यूज़? एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। तो इको फ्रेंडली तरीके से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार डेनमार्क के साथ बातचीत कर रही है ताकि राज्य को इथेनॉल उत्पादन के लिए नई तकनीक अपनाने में सहायता मिल सके। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस के माध्यम से ई मेथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। डेनमार्क इस पेटेंट तकनीक पर आधारित पहली परियोजना स्थापित कर रहा है। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी कर रही है। डेनमार्क की बात करें तो कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। अच्छा, डेनमार्क के नीचे जस्ट नीचे कौन सा एक देश पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहता है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए जरा। अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है एक ऑबिचुरी से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा वन लाइनर फॉर्म में कि प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्माता के विश्वनाथ, इनका निधन हो गया है। विश्वनाथ साहब ने मद्रास में वाहुनी स्टूडियो के लिए एक ऑडियोग्राफर के रूप में कार्य किया था। तो इनको आप पढ़ सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में। 2017 में इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि 2017 में फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 1992 में उन्हें आंध्र प्रदेश के राज्य रघुपति वेंकैया पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नाम फिर से देख लीजिए, के विश्वनाथन नाम है। 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1992 में पद्मश्री पुरस्कार और रघुपति वेंकैया पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो नाम इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फिलहाल एक और इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरी से। प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता केवी तिरुमलेश का निधन हो गया है। कन्नड़ लेखक थे ये, इनका निधन हुआ है। विभिन्न शैलियों में सबसे बहुमुखी लेखकों में से एक माना जाता था और 2010 कन्नड़ में उनके कविता संग्रह अक्षय काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और 1960 के दशक में उनका कैरियर लेखक के रूप में शुरू हुआ और उन्होंने कन्नड़ में नव्या शैली में कविताओं का संग्रह मुखवाडा गलू के नाम से किया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं फिलहाल आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ क्या है? आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SIFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में वी रामचंद्र को नियुक्त किया है। तो केनरा बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंध निदेशक हैं वी रामचंद्र। इनको श्रेयी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड यानी SEFL और श्रेयी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड यानी SIFL की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2021 में SIFL और SEFL के बोर्ड को अपने हाथों में लेने के बाद RBI ने SIFL और SEFL के प्रशंसकों का समर्थन करने के लिए 3 सदस्यीय सलाहकार परिषद बनाई और इस सलाहकार परिषद की समिति का अध्यक्ष बनाया है वी रामचंद्र को। तो ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी न्यूज़ है, याद रखिएगा। फिलहाल अब हम लोग बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है अमेरिका ने 30 सालों के अंतराल के बाद सोलोमन द्वीप समूह में अपना दूतावास फिर से खोला है।
तो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 30 सालों के बाद सोलोमन द्वीप समूह में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1993 में राजधानी होनियारा में अपना दूतावास बंद कर दिया था। तो हमें ये भी पॉइंट पता चल गया कि सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो होनियारा। सैकड़ों द्वीपों का देश सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मनस्से सोगावारे। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको क्लास कैसी लगी? क्या आपको करंट अफेयर सारी समझ में आ गई? क्या आपको करंट अफेयर में जुड़े एक एक पॉइंट क्लियर हो गए? अगर हाँ तो एक काम आप जरूर करना, आप जैसे खुद देखते हो ऐसे ही अपने फ्रेंड्स की भी मदद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। डेली किसी एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करेंगे लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो को वॉच करेंगे लोग तो इस वीडियो की रीच लोगों तक पहुंचेगी। और जितने भी लोग लाइव जुड़े हो ना, इनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सारे लोग बीच में मत भागा करो। जब आप क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखोगे तभी तो क्लास का महत्व समझ पाओगे। आप पढ़ने आते हो, 2 से 4 मिनट वीडियो को देखते हो, फिर इधर से उधर कहीं और यूट्यूब में भाग जाते हो, है ना। हालांकि यूट्यूब ऐसा ही होता है कि एक वीडियो देखा, दूसरे वीडियो का ऐड आया तो हम तुरंत वो खोल लेते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। पढ़ाई के टाइम आपको केवल इस चैनल के माध्यम से जो करंट अफेयर पढ़ाई जा रही है उसी पर फोकस करना है, आपको इधर उधर नहीं भागना है, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर भागेंगे आप तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइज, तो एक ही चैनल पर स्टिक होकर, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पर ही स्टिक होइए, एक चैनल पर स्टिक होकर के आप अपना सब कुछ दे दीजिए, फिर देखिए वो चैनल आपको सक्सेस बनाता है कि नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने प्यारे प्यारे हार्ट्स देना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, तो आपका दिन बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।